हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार, जैसा कि हर एक क्लास में हम आपके लिए बोलते हैं, तो इसमें भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लियर? तो ना उसमें थोड़ा सा पार्ट मेरा बच गया था, वो देखेंगे। और उसके बाद हम उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्लियर? तो पहले हम शुरू करते हैं जो पार्ट मेरा बचा हुआ था। तो जैसे आप देखें यहाँ पर कि ये आपका इस तरीके से था कि जैसे हमने लिया था कि एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि जब ये 90 डिग्री हम थीटा को लेंगे, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, क्लियर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये इस एरिया को ले रहे हैं, तो ये आपका एरिया हो गया। चलिए, यहाँ पर ये एरिया वेक्टर, अगर आप इस एरिया वेक्टर देखें तो जो भी सतह है उसके नॉर्मल, तो इस तरीके से कोई फेस है तो इसके नॉर्मल ये आपका एरिया वेक्टर होगा। और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहाँ पर देखें तो एंगल कितना बन रहा है? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये केस आती है तो फाई बराबर क्या होगा? तो ये फाई बराबर आपको होगा ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, क्लियर? ना इसके बाद का केस अगर आप देखें तो अगर हम लोग लें कि एट थीटा इजकल टू 180 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे आप ले यहाँ पर कि ये आपका कोई सरफेस है, चलिए इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं, तो ये आपका एरिया वेक्टर हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप एंगल देखें तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? तो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से कि ये आपका कितना बन रहा है? तो 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे अगर हम फाई को कैलकुलेट करें तो ये आपका होगा ई डी एस कॉस 180, और कॉस 180 का मान क्या होता है? माइनस होता है। तो ये आपको क्या मिला? नेगेटिव। इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव भी होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो भी होता है, क्लियर? ना इसके बाद कि जब अभी तक जितना भी कैलकुलेशन आप किए हैं तो वो एक स्मॉल एरिया के लिए किए, लेकिन अगर हमें पूरे एरिया के लिए कैलकुलेट करना पड़े तो हम क्या करेंगे? तो पूरे एरिया के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम उसे विद इन द लिमिट इंटीग्रेट कर देते हैं, किसी भी लिमिट के अंदर हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, क्लियर? ओवर एन एरिया मतलब किसी क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे फाई, और ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए, पहले इसको आप लिख लें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्लियर? ओके, तो चलिए समझ ही गए होंगे। तो ना देखें, बेसिक अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर आप पढ़ें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अभी तक हम लोग क्या पढ़े? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस क्या है? एरिया, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। और इसी पर बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल्स बताते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनता है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया होगा, तो चलिए इसको हम रब करते हैं। ओके, फिनिश। ना देखें यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहता है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई 6i 3j 4k, ये किस रूप में दिया हुआ है? वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन।
वाई जेड प्लेन की। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 6I 3J + 4K है तो वाई जेड प्लेन में स्थित वर्ग मतलब इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल आपको है 20 यूनिट्स मतलब 20 इकाई। क्लियर। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं आपसे कि ये वाई जेड प्लेन, जैसे आप देखें यहाँ पर 3 एक्सिस का बात कर रहे हैं, ये आपका x, ये y और ये क्या है आपका z। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो y z एक्सिस इस तरीके से है, क्योंकि हम बोर्ड पे इसको इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरीके से है, ये है। और वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का अगर हम जिक्र करें तो जैसे आप देखें एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन ये है। क्लियर। मतलब वैसा प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच है। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन के बीच का बात करें तो वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ये होगा दिस वन। और इसके ऊपर अगर आप एरिया वेक्टर लें इसके 90 डिग्री या इसके नॉर्मल, तो ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। क्लियर। तो चलिए इतना बात आप समझ गए, तो ये आपका एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। चलिए अब हम सारा चीज लिख देते हैं। तो यहां पर देखें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 6I + 3J, अब प्लस क्या होगा, +4K। और अगर आप एरिया को लें तो जैसे एरिया वेक्टर कितना दिया है, इट इज 20I। आई हमने क्यों लिया, तो आई आपका एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को बताता है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा था, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा था। क्लियर ना। अब अगर आप फ्लक्स पूछ रहा है तो फ्लक्स डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो ये क्या होता है, E.ds। और अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरीके से याद है तो फिर बहुत ईजी है, ये आपका हो जाएगा इट इज 6I + 3J + 4K डॉट, और ये कितना आपको दिया हुआ है, 20I। मतलब I से I मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस J से J मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस K से K मल्टीप्लाई होता है। J और K टर्म है ही नहीं, तो ये 0 हो गया, बचा I। तो I आपको यहाँ पर 6 है और यहाँ क्या है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर। बात समझ गए होंगे। तो किस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। फिनिश। चलिए ये कंप्लीट। नाउ देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहने का मतलब हुआ कि 1 कूलम आवेश से प्राप्त विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या क्या है, विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या क्या है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे जाके आप प्रूफ भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा गॉस लॉ पर, कि गॉस लॉ पर बेस्ड होना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते किसको हैं, तो कहता है किसी एरिया से क्रॉस करने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। मतलब किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्रीय रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिनिश। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम आवेश से, और गॉस लॉ हमें कहता है कि ये फाई जो होता है, ये फाई किसके बराबर होता है, तो Q/ε0 के बराबर होता है। तो अगर हम फाई निकाल लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप आगे बढ़ें, और यहाँ पर आपको ये चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, और इस तरीके से हम लोग फाई निकाल लेंगे, और फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो चलिए Q का वैल्यू आप जानते हैं 1 कूलम, और ε0 का वैल्यू भी आप जानते हो, तो ये हो गया 10⁻⁻12। इसको आप कैलकुलेट कर दें, जितना निकलता है तो वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका था 1.3 × 10⁻11। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा, दिस इज इतना 11। क्लियर।
तो इस तरीके से आप 1.3 इंटू 10 टू द पावर 11, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आप ये 2 क्वेश्चन को राइट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि इससे अच्छी क्वेश्चन है। क्लियर? कंप्लीट? चलिए चलिए ओके। नाउ देखिए यहां पर कहता है आपको कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। मतलब कि सिलेंडर का एक्सिस और फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है, और कहता है सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। क्लियर? जैसे आप देखें यहां पर आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये आपका एक सिलेंडर हुआ। क्लियर? एक्सिस, तो ये सिलेंडर का एक्सिस हुआ, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसके पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसके पैरेलल है। क्लियर? चलिए इसका एरिया, तो चलिए इसका एरिया हम ए मान लेते हैं, तो इसका भी एरिया क्या होगा, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा। क्लियर? नाउ चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें तो यहां पर देखें इस एरिया कि ये अगर स्मॉल एरिया आप ले तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, तो इस तरफ, दिस इज ds, ds एरिया वेक्टर। क्लियर? ना अगर इस पार्ट का बात करें तो इस पार्ट का एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ रहे हैं? हम आपको बताया कि एरिया वेक्टर हम कैसे लेते हैं, तो जो भी सरफेस है सरफेस के नॉर्मल। और अगर इसकी बात करें आप इस सरफेस की, या ये सिलिंड्रिकल पार्ट के सरफेस की, इसके पार्ट की, तो इसके पार्ट के अगर आप कहीं भी लें तो ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर, इधर, नीचे की ओर, इधर की ओर। तो इस तरीके से यहां पर ये एरिया हम ले लेते हैं, और इसका अगर आप देखें तो ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आपको 3 पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। चलिए इसको हम पहला पार्ट मानते हैं, दिस इज फर्स्ट, इसको हम क्या मानते हैं, सेकेंड, और ये जो तीसरा पार्ट है तो इसको हम मान लिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा, दिस वन, ये पूरा। बात समझ गए ना? देखिए तो इसका मतलब है कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कुल वैद्युत, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा पहले से प्राप्त φ1, दूसरे से कितना प्राप्त होगा, तो दूसरे से प्राप्त होगा φ2, और तीसरे से कितना होगा, इट इज इक्वल टू φ3। चलिए तीनों का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन अगर आप पहला का लिखें तो ये आपका होगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस, अगेन ये हो गया पहला पार्ट का, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसका हुआ, सेकेंड पार्ट का, और अगेन आपको होगा ई डॉट डी एस, ये किसका हुआ, थर्ड पार्ट का। क्लियर? समझ रहे हैं? चलिए फार्मूला बनाइए। ये हो गया ई डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा किसका है, पहला पार्ट का है। क्लियर? नेक्स्ट अगेन आपका होगा ई डी एस कॉस थीटा, ये कौन सा पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट है। नाउ तीसरा पार्ट को लीजिए, तो ये आपका हो गया ई डी एस कॉस थीटा, ये तीसरा पार्ट का हो गया। फिनिश? नाउ चलिए आगे बढ़े। तो देखिए पहले पार्ट के लिए, तो पहले पार्ट के लिए अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया का डायरेक्शन है। तो दोनों आपका क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा कितना होगा, 0। तो ये आपको बन गया दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 प्लस दूसरा पार्ट पे चलिए, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का देखें आप, एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एंगल कितना बन रहा है, एंगल आपको बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस 180 डिग्री, ये सेकेंड पार्ट हुआ, ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। नाउ तीसरा के बारे में आप सोचें, तो ये आपका बनेगा ई डी एस कॉस, यहाँ से देखें एरिया का वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। मतलब तीसरा पार्ट आपका 0 हो गया कि इस सिलिंड्रिकल पार्ट से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगी। अब यहां पर सॉल्व करें आप, तो चलिए ये हो गया ई डी एस पहला, ये हो गया माइनस कॉस 180 माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस ई डी एस, ये हो गया सेकेंड पार्ट। इधर तो आपका आ गया 0, इधर आ गया 0। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, आप देखिए यहां से इधर भी आपका ई बाहर हो रहा है, ये आपका हुआ इंटीग्रेशन फर्स्ट माइनस अगेन ई बाहर हुआ, ये भी आपका हुआ इंटीग्रेशन सेकेंड, ये क्या निकल गया 0। फिनिश। अब देखिए पहले पार्ट का एरिया हम लोगों ने क्या माना है, ए, तो ये आपको निकल गया ई इंटू ए, और दूसरे पार्ट का एरिया भी क्या होगा, ए। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना आपको मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 0, कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर। उम्मीद तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं कि जहां भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कहता है, या कोई सिलेंडर रखा हुआ या क्यूब रखा हुआ है, तो सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर में 3 फेस, पहला, दूसरा और तीसरा गोल वाला फेस। क्लियर। तीनों फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, पहले से फ्लक्स, दूसरे से फ्लक्स और तीसरे से फ्लक्स, सारे को ऐड करेंगे। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। यहां पर देखें आप, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो गया ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अगर तीसरा का देखें आप, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तीसरा पार्ट 0। पहला के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, कॉस 0, कॉस 0। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अगर इस पार्ट का देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अगेन कितना एंगल बना, इट इज इक्वल टू 180। कैलकुलेट कीजिए, चूंकि इसका एरिया जितना है उतना ही एरिया इसका होगा, तो ई डॉट डी एस, तो ई इंटू ए माइनस ई इंटू ए, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इज 0। क्लियर। चलिए प्लीज राइट। ओके कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर ऑफ Ex is equal to alpha x to the power half, alpha x to the power half,
इन विच अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। कहता है चित्र में विद्युत क्षेत्र का घटक इस प्रकार है। Ax इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, जहां अल्फा इज इक्वल टू आपको 800 स्क्वायर है। घन से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स क्या है? क्लियर? आप यहां से देखें तो इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। क्लियर? यहां पर एक क्यूब हम बना रहे हैं। क्लियर? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। यहां से इसकी दूरी ए दी हुई है और यहाँ पर भी ये दूरी ई दी हुई है। क्लियर? और यहाँ पर आपको ए इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है। क्लियर? अब चलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में है? तो एक्स डायरेक्शन में है। दिस इज ई एक्स। लेकिन क्या है कि ये ई एक्स के साथ वैरी कर रहा है, मतलब जो जो एक्स बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखें तो इस एरिया का अगर आप वेक्टर लें तो ये इस प्रकार होगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको इस प्रकार होगा 100%, ये आपको इस प्रकार होगा। और अगर इसका बात करें तो ये आपका एरिया का वेक्टर इस प्रकार होगा, जैसा कि हम पहले आपसे डिस्कस किए थे। बाकी इसके बाद 4 फेस इसमें बचते हैं। जैसे आप देखें इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, फ्लक्स क्या मिलेगा? 0। अगेन अगर इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, नेट फ्लक्स 0। क्लियर? ये दोनों हो ही गया। एक आपका ये बच रहा है, तो इसका देखें इस तरफ अगेन 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एक आपको अंदर की ओर मिलेगा। मतलब इस 2 फेस को छोड़कर बाकी 4 फेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री बनाती है तो फिर आपका नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स 0। इसका मतलब है कि यहां पर आपको मात्र 2 फेस बच रहा है। एक आपका ये लेफ्ट फेस है और एक आपका ये राइट फेस है। इसी 2 फेस से आपको फ्लक्स मिलेगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो ये हो गया नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का मतलब कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स का मतलब हुआ कि लेफ्ट से अब प्लस राइट से। चलिए अब लेफ्ट का बात करते हैं। तो लेफ्ट का अगर आप बात करें तो देखें यहां पर लेफ्ट इस तरीके से है, तो इधर आपका हो जाएगा दिस इज ई
डॉट ds और ये हो गया लेफ्ट। क्लियर? अगेन ये आपका होगा E डॉट ds, इट इज राइट। क्लियर? फिनिश। चलिए सॉल्व करें। इसके लिए एंगल कितना मिलेगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया E ds cos 180 माइनस ये आपको मिलेगा E ds cos 0। इसके लिए कितना है आपका एंगल? 0 डिग्री। क्लियर? नाउ अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट फेस है, ये आपका राइट फेस है। फिनिश। नाउ चलें 180 मतलब माइनस E ds। तो E ds का मान कितना आपको दिया हुआ है? अल्फा x टू द पावर हाफ, कि अल्फा x टू द पावर हाफ। और एरिया कितना होगा आपका? तो एरिया देखें यहाँ पर A दिया हुआ है, तो अगर ये साइड A दिया हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्लियर? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर ये तो स्क्वायर ही बन रहा है ना, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर। अगेन माइनस, तो ये राइट फेस के लिए, तो राइट फेस के लिए भी जब हम लोग लेंगे तो ये आपको होगा अल्फा x टू द पावर हाफ। अगेन एरिया कितना होगा? A स्क्वायर। क्लियर? चलिए ये यहाँ पर पहले एक टर्म के लिए एक बार और लिखें, क्योंकि ds को इंटीग्रेट करेंगे तब एरिया लिखेंगे। तो ये आपका हो गया ds। ना हम इसे लिख सकते हैं दिस इज अल्फा, अल्फा तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये हो गया अल्फा x। देखिए यहाँ पर x कितना आपको दे रहा है? इट इज इक्वल टू A, तो ये आपका हो गया A। क्लियर? इंटू A टू द पावर हाफ, इंटू कितना होगा? एरिया का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, माइनस देखें दिस इज अल्फा, नहीं सॉरी ये प्लस, इट इज प्लस क्योंकि क्रॉस 0 है। तो ये आपका हो गया अल्फा और x का वैल्यू कितना होगा यहाँ से? A प्लस A, तो A प्लस A आपको हो गया 2A और 2A का पावर कितना होगा? हाफ इंटू A स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो सारा वैल्यू रखिए। ये हो गया 800, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 टू द पावर हाफ 2 स्क्वायर प्लस इधर हो गया 800 2 इंटू 2 का पावर हाफ इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, तो करीब आपका तो ये हो गया। चलिए इधर से कॉमन निकालते हैं, तो 800 और 4 तो दोनों में है, तो ये आपका हो गया 800 इंटू 4 माइनस इंटू यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है? 2 मतलब 4 का रूट 2 माइनस यहाँ पर 2 का रूट, तो ये आपको निकल रहा है 4 का पावर हाफ और ये कितना निकला? 2 का पावर हाफ। सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया दिस इज 3200 और अंदर क्या क्या होगा? तो 2 अब माइनस √2 का वैल्यू 1.414। चलिए इसको सॉल्व करके लिख देंगे, तो जितना हो जाए ये आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आंसर। क्लियर? जरूर समझ गए होंगे। तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? फिनिश। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और आपके एनसीईआरटी में बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सामने लेके आएंगे, और उसके बाद हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से देखते रहें, रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, और मेरे लिए इस वीडियो को, इस पढ़ाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।